हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशर। मैं नूपुर गोयल आज आपके साथ लिटरेचर का एक टॉपिक फिर से लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने उस टॉपिक को आपको कवर करा था, जिसे मैं आज कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इसलिए धीरे धीरे मैं कुछ उसके पॉइंट्स आपके साथ लेकर आती रहूँगी और आपको समझाती रहूँगी। सो चलते हैं आज लिटरेरी टर्म्स के आगे के इस टॉपिक्स पर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशर। सो आज का हमारा पहला पॉइंट है क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ अ कंपैरिजन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और इवैल्यूएशन ऑफ वर्क्स ऑफ लिटरेचर। यानी कि जो क्रिटिसिज्म होता है वो क्या होता है, किसी भी पोइट्री का, किसी भी प्ले का, किसी भी नॉवल का उसका एनालिसिस करना, उसको इवैल्यूएट करना, कंपैरिजन करना, ये आपका होता है क्रिटिसिज्म। द टर्म criticism is derived from the Greek word critikos, which means able to discern and judge। तो इसका मतलब क्या होता है कि जज करना, किसी का भी आपका लिटरेरी वर्क है या कोई पोयम है या इवन मूवीज़ भी देखी है आपने, जिसमें आप रिव्यूज़ देखते हो, जिसका एनालिसिस करा जाता है। फिर आप रिव्यूज़ देखते हो कि मूवी कैसी गई, अच्छी गई, इसकी स्टोरी कैसी है, लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं। तो उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि मूवी अच्छी है या बुरी है ना। तो सेम इसी तरह जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं, लिटरेचर का जो वर्क होता है, उसे भी इसी तरह इवेल्यूएट करा जाता है, कंपेयर करा जाता है, इंटरप्रिटेट करा जाता है। तो ड्राइडन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ दिस टर्म इन प्रॉपर सेंस। जो ड्राइडन थे उन्होंने उस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था इन प्रॉपर वे एंड प्रॉपर सेंस। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रिटिसिज्म। और आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट टू यूज़ दिस टर्म। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है ड्राइडन। नेक्स्ट आपका है ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है सिंगल, यानी कि वन। ठीक है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय अ सिंगल कैरेक्टर in a story, play or poem. Dramatic monologue can be delivered from one character to other characters or from a character to the audience. सिंगल कैरेक्टर स्पीक टू एज्यूम और अनसीन लिसनर। इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, आपका एक ही सिंगल कैरेक्टर वो ही बोलता है, वो ही स्पीच देता है, चाहे वो आपकी स्टोरी हो, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो पोयम हो। ओनली सिंगल कैरेक्टर इज स्पीक। और इसमें आपका जो सिंगल कैरेक्टर होता है वो एज्यूम करता है या एज्यूम करता है कि उसी की बातें कोई सुन रहा है या समझ रहा है। अनसीन लिसनर होता है, कोई सुनने वाला उसे दिखाई नहीं देता, बट वो एज्यूम करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपका रोमियो जूलियट, जो कि शेक्सपियर का प्ले है। इसमें जूलियट बालकनी में खड़ो के एज्यूम करती है, वो रोमियो को याद करती है, तो वो एज्यूम करती है। ठीक है, हैमलेट की भी काफ़ी सारी कोटेशंस हैं जिसमें कि वो एज्यूम करते हैं। और ब्राउनिंग की द लास्ट डचेस, ये लास्ट डचेस है। इसमें ये भी क्या है, डचेस की उसकी फ्रेम है, उसका पोर्ट्रेट बना हुआ है, जिसे देख के वो बातें करता है, एज्यूम करता है। ठीक है, वहाँ पे कोई होता नहीं है बट एज्यूम करा जाता है। तो वो आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें कि वन करेक्टर, ओनली सिंगल करेक्टर स्पीक और अदर करेक्टर्स और टू द ऑडियंस। ठीक है, जिसमें कि एज्यूम करते हैं कि लिसनर उसकी बातें सुन रहा है। नेक्स्ट आपका आता है सोलिलोकी। A soliloquy is when a character in a dramatic work speaks to the audience expressing their inner thought। जिस soliloquy क्या है, जिसमें कि कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है अपनी inner thoughts, feelings को। A soliloquy is a literary device that allow audience members to know what a character think or believes, providing an audience a way to better understand a character. Only audience can hear but other stage character unable to hear। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सोलिलोक्वी में क्या होता है, जो आपका कैरेक्टर बोल रहा है, ये जो कैरेक्टर के मन में जो चल रहा है, जो उसकी थिंकिंग है, जो फीलिंग्स हैं, वो
केवल ऑडियंस ही सुन सकती है, बाकी की जो स्टेज के कैरेक्टर्स हैं वो नहीं सुन सकते। जैसे आपकी जो डेली सॉप्स प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक सीरियल्स होते हैं, इसमें आपने देखा है कई बार जो विलेंस होते हैं, जो गुड कैरेक्टर हीरोज़ होते हैं या हीरोइन होती हैं, तो उनके मन में जो फीलिंग्स होती है, जो थॉट्स होती हैं, वो हम ऑडियंस को सुनाई देती है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो ऐसा काम क्यों कर रही है, या अच्छा काम या बुरा काम क्यों कर रही है, कहीं वो मन में सोच रही होता है कोई, और वो हम ऑडियंस को सुनाई देता है। लेकिन बाकी के जो उस डेली सॉप्स या मूवीज़ के जो कैरेक्टर्स होते हैं या जो स्टेज कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर अनेबल टू हियर, उनको नहीं पता होता है। तो सॉलिलॉक्वी में क्या हो गया कि ऑडियंस कैन हियर बट अदर स्टेज कैरेक्टर कैन नॉट बी हियर। ओके, नेक्स्ट आपकी टर्म आती है एलेजी। ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो एन एलेजी इज अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेस लॉस, सॉरो और लेमेंटेशन स्पेशली फॉर समवन हु हैज़ डाइड। तो आपका एलेजी क्या हुआ, जिसमें कि पोइट एक्सप्रेस हिज सॉरो, lamentation, loss on the death of his near or dear। बेसिकली मतलब कि किसी आपके बहुत ही डियर और क्लोज की जब डेथ हो जाती है तो उसकी दुख को एक्सप्रेस जब करते हैं तो वो आपका एलेजी होता है, क्योंकि एलेजी का जो पर्पस है टू एक्सप्रेस द फीलिंग रादर देन टेल अ स्टोरी। एलेजी क्या है आपका, जो कि एक्सप्रेस करती है फीलिंग्स को, ना कि स्टोरी सुनाती है, ठीक है। और एलेजी कैन ऑल्सो बी अबाउट द लॉस ऑफ अ फीलिंग और रिलेशनशिप। जब कोई रिलेशनशिप ब्रेक होता है उससे भी जो दुख होता है वो भी आपका ये थीम एलेजी ही होती है, और ह्यूमन मॉर्टेलिटी पे भी ये बेस्ड होती है। तो एलेजी में मोस्टली यूज़ क्या होते हैं, मेटाफर्स टू डिस्क्राइब द पॉइंट्स फीलिंग। पॉइंट्स की फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है यानी कि मेटाफर्स यूज़ होता है, ठीक है। सच पोइट्री हैज समथिंग ऑफ उबी सुट मोटिव। ये आपका एक लैटिन फ्रेज है, उबी सुट मोटिव, द फॉर्मूला ऑफ वेयर आर दे, जिसका मतलब होता है कि वेयर आर दे फॉर लेमेंटिंग द पास्ट, मतलब इंटरप्रेटेड टू इंडिकेट द नॉस्टैल्जिया। लेमेंटिंग द पास्ट यहाँ पे क्या मतलब हो गया, नॉस्टैल्जिया, यानी कि हम अपने पास्ट को लेके जब कुछ चीज़ें याद करते हैं या पास्ट को लेके हमें जब कुछ बातें याद आती तो दुख होता है ना। तो वो आपका यहाँ पे मतलब क्या हो गया, ओबी सुट मोटिव। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, और पूछा जाता है कि ओबी सुट मोटिव का फॉर्मूला क्या है, तो आपका आंसर होगा वेयर आर दे, ठीक है। और फिर आपका था द पेस्टोरल एलेजी मॉडल सेट बाय ग्रीक पोएट थियोक्रिटस। आपका ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेस्टोरल एलेजी का जो मॉडल है किसने सेट किया था, ये आप ग्रीक पोएट थियोक्रिटिस ने सेट किया था। और इस पेस्टोरल एलेजी में क्या होता है, इज इस पेस्टोरल सेटिंग इज क्रिएटेड एंड द डेड मैन इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ शेपर्ड। पेस्टोरल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, शेपर्ड। तो जो डेड मैन होता है वो इंट्रोड्यूस्ड एज अ शेपर्ड। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका कौन है, मिल्टन की लाइसिडास, which is written in 1637 and on the death of his friend Edward King। ये आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइसिडास कौन से ईयर में लिखी गई और किसकी डेथ पर लिखी गई और किसने लिखी। तो इस तरह से इस एक लाइन में आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि लाइसिडास किसने लिखी, कौन से ईयर में लिखी और किसकी डेथ पर लिखी गई, ठीक है। ऐसी शैली की एडोनिस है विच इज़ रिटन ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि एडोनिस किसकी डेथ पे लिखी गई है और किसने लिखी है, कौन से ईयर में लिखी गई है। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनकर आता है। एंड आर्नर्स की थायरेसिस है विच इज़ रिटन ऑन द डेथ ऑफ ऑथर ह्यूज क्लफ। टेनिसन की इन मेमोरियन ऑन द डेथ ऑफ हेलम। मैथ्यू आर्नल्ड्स की रग्बी चैपल। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैथ्यू आर्नल्ड्स की जो रग्बी चैपल है वो आपसे पूछी जाती है कि वो एलिजी है या एपिक है या मोनोलॉग है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बनकर आते हैं। तो एलिजी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स का, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनकर आते हैं। मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको फोकस में रखना है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आपके बनकर आते हैं। तो हम अब आगे चलते हैं। एपिक। एपिक क्या है, एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, फिल्म और बुक दैट टेल द स्टोरी of heroic deeds
एंड एडवेंचर। तो एपिक आपका क्या है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ठीक है, कि और जिसमें कि हीरो के आपके डीड्स यानी कि वर्क और एडवेंचर के बारे में बताया जाता है। इट इज़ टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द लेंथ और द फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, फोकस ऑन हीरोइक कैरेक्टर्स एंड थीम ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। और हीरो के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करा जाता है, उसके स्ट्रगल को बिटवीन गुड एंड इविल, मतलब अच्छी या बुराई, सारी जो भी बातें हैं हीरो के बारे में डिस्कस करा जाता है। द लैंग्वेज ऑफ एन एपिक इज ऑफन फॉर्मल एंड एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही हाई। एक क्या होता है, किसी को अपने बहुत एक ऊंचे स्थान पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, या किसी को ऊंचे स्थान पे देना है ना, वो आपका एलिवेटेड हो जाता है। तो और बेसिकली जो आपका होता है, इट इज़ जनरली डिवाइडेड इंटू 12 बुक्स and its language is noble and sublime. It makes a use of supernatural machinery, gods and goddesses. तो बेसिकली क्या होती है, आपके एपिक की 12 बुक्स में ये आपकी डिवाइडेड होती है, ठीक है, और लॉन्ग होती है, जिसमें कि हीरो के बारे में बताया जाता है, उसके एडवेंचर, उसके काम के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका मैंने यहाँ पे लिखा द महाभारत। महाभारत आप सभी को पता ही है, ये एक एपिक है, ठीक है। और ये इलियाड, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, टेनिसन की इडिल्स ऑफ द किंग, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, भगवद गीता आपको पता ही है, कीट्स की हाइपीरियन, शोराब एंड रुस्तम बाय मैथ्यू आर्नल्ड, वर्ड्सवर्थ की प्रिलूड बिगिन इन 1799, completed in 1825 but not published until 1850, and the excursion planned in 1798 published 1814। मैंने यहाँ पे आके वर्ड्सवर्थ की प्रिलूड की आपको मैंने उसको कब स्टार्ट हुई उसका ईयर भी लिखा है, कंप्लीट कब हुई और पब्लिश कब हुई। मैंने ये तीनों ईयर लिखे हैं क्योंकि ये तीनों ईयर एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, वो लिख देते हैं, वो बिगिन वाले ईयर याद नहीं करते, कंप्लीटेड पे ध्यान नहीं देते, तो कंप्लीट वालों को समझ लेते हैं 1850 में पब्लिश हुई। तो यहाँ पे वर्ड पे बहुत फोकस करना है कि कब बिगिन हुई, कब कंप्लीट हुई और पब्लिश किस ईयर में, तीनों ईयर्स के डिफरेंट है। और एक्सकर्जन वो भी वर्ड्सवर्थ द्वारा ही लिखी गई है, वो भी प्लान हुई थी 1798 में बट पब्लिश 1814 में हुई। तो ये आपके सारे जो ईयर्स हैं ये बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने आज की इस वीडियो में इस एग्जाम्पल्स को एपिक में डाला है। एपिक्स आपके बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ही आपके एपिक्स के एग्जाम्पल मैंने शेयर करें, लेकिन एपिक्स के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनकर आते हैं। और आपका जो एपिक की मैंने बोली लॉन्ग नैरेटिव पोएम, तो ये भी आपका क्वेश्चन बनकर आता है कि एपिक का जो स्टाइल है वो किस तरह से है, किस तरह से उसको लिखा जाता है। तो आपका यहाँ पे आंसर बनता है लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। नेक्स्ट आपका आता है फेबल। A fable is a short, simple story that teaches a moral lesson to the reader. Fables are often written in prose or verse and can feature animal, plants, inanimate objects or forces of nature that act like human. तो फेबल बेसिकली क्या हो गया आपका, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, और बेसिकली इट इज़ जिसमें कि जो आपके एनिमल्स होते हैं दे आर एक्ट लाइक ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी दे आर एक्ट लाइक अ ह्यूमन। द करेक्टर्स इन फेबल्स आर यूजुअली नॉन ह्यूमन, मैंने आपको बताया नॉन ह्यूमन होता है जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, वटेवर, एंड मे स्पीक एंड बिहेव लाइक पीपल, और ह्यूमन बींग्स की तरह वो बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला ईसॉप्स फेबल्स। ईसॉप्स फेबल्स क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स के ऊपर स्टोरीज हैं, बट दे बिहेव लाइक अ ह्यूमन वे, लेकिन वो ह्यूमन की तरह से बिहेव करते हैं। तो ये आपका शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है ईसॉप्स फेबल्स। और एक एग्जाम्पल मैंने आपको पता है जो बचपन में हम सब ने स्टोरीज पढ़ी था, टॉर्टोइज एंड द हेयर, ये आपको पता है एनिमल्स हैं, ठीक है, इज अ वेल नोन फेबल्स, मैंने आपको पहले ही बोला है। हुज मॉरल इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जिसका मॉरल क्या है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो धीरे धीरे चलता है बट रुकता नहीं है, स्लो चल रहा है बट रुक नहीं रहा, वो हमेशा रेस को जीतता है। तो फेबल्स में क्या है, जो स्टोरीज होती हैं वो आपकी ये इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, दे आर बिहेव लाइक अ ह्यूमन्स, और उसमें एक मॉरल हमेशा आपको गिवन होगा, जो भी स्टोरी आपकी होगी उसमें आपका एक मॉरल होता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको आज लिटरेरी टर्म्स के कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करे हैं, अभी भी कुछ और टॉपिक्स हैं जो मुझे भी एक्सप्लेन करने हैं। तो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखना ना भूलें, एंड मेरा चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इंग्लिश मैशअप, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
So thank you for watching my video. Bye bye.